Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So this is the fifth lecture of Geography Mains lecture series on Geomorphology. और आज के क्लास में हम जो रिमेनिंग लैंडफॉर्म्स रह गए थे लास्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूवियल प्रोसेस को अच्छे से देखा था और साइकिल ऑफ इरोजन को भी ग्रेट डिटेल्स में देखा था। आज के क्लास में हम जो रिमेनिंग लैंडफॉर्म्स थे उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेंगे और उसके बाद आपको जो इससे रिलेटेड मेंस क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसका मैं अप्रोच बताऊंगा, सोचने का तरीका बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोचना है, कैसे पॉइंट्स जनरेट करने हैं, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली गेम क्या है, आपको आंसर लिख के आना है मेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूवियल प्रोसेस को देख लिया था। लास्ट में ड्रेनेज पैटर्न को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग साथ के साथ वीडियो देखने के साथ ही अपने नोट्स भी बना रहे होगे और उसको रिवाइज भी कर रहे होगे, राइट। और जो क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ कि लिखना इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद ये इंश्योर करना है कि आप आंसर राइटिंग किया करो, ठीक है। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ यहाँ पे, और अप्रोच तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, नहीं करोगे तो वो वही होगा, पाइल अप होते रहेगा और आगे आपको वो बेनिफिट नहीं देगा। इस लेक्चर का कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप साथ के साथ जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो अब देख लेते हैं आज की क्लास में कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन से। सो कास्ट टोपोग्राफी आप सुने होगे, तो कास्ट टोपोग्राफी कौन सा होता है? ऐसा टोपोग्राफी जनरली इट इज अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी, ठीक है। तो जब देखो कोई आपके सरफेस से वाटर फ्लो करती है, राइट, तो उसका सीपेज होता है और परकुलेट डाउन करके वो अंडरग्राउंड चली जाती है। इसके कारण भी ना कई सारे आपके टोपोग्राफी फॉर्म होते हैं। अगर आपका मान के चलो कोई जो आपका टोपोग्राफी है अगर वो लाइमस्टोन से बना हुआ है, तो लाइमस्टोन आपको पता है कि वाटर सॉल्युबल होता है, राइट। तो उसके कारण काफ़ी सारे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं अंडरग्राउंड, उसी को हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। सो यहाँ पे भी जो एजेंट ऑफ इरोजन है वो आपका क्या है? वाटर है, राइट। सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो मेंस में एज अ इंट्रोडक्शन। नेम्ड आफ्टर अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लेविया ऑन द एड्रियाटिक सी कोस्ट वेयर सच फॉर्मेशन आर मोस्ट नोटिसेबल, राइट। तो ये दे रखा है कि कहाँ पे ये वाला फीचर जो आपको कास्ट टोपोग्राफी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल में भी इसको हाईलाइट कर सकते हो, यूगोस्लेविया ऑन द एड्रियाटिक सी। फिर इन लोकेशन विथ थिक डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम। तो ये मैंने बता दिया आपको कि जब लाइमस्टोन आपका रहता है, टोपोग्राफी अगर लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट या फिर जिप्सम से फॉर्म्ड है तो वहाँ पे ये फीचर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। देन दीज रॉक शुड बी डेंस, हाईली जॉइंटेड एंड थिकली बेडेड। तो ये कंडीशन दे रखा है कि अगर मान के चलो ये जो है आपको टोपोग्राफी के लिए कौन कौन से प्री रिक्विजिट है, कौन कौन से आपके प्री कंडीशंस है फॉर्म होने के लिए। तो इसमें वही लिखा है कि जो रॉक होते हैं वहाँ पे दे शुड बी डेंस, हाईली जॉइंटेड एंड थिकली बेडेड। फिर देखो इरोजनल फीचर। अब इसमें मैंने बताया कि हर टोपोग्राफी में हर एजेंट ऑफ इरोजन जो आप पढ़ रहे हो उसमें क्या है कि आपको एक इरोजनल टाइप के मिलेंगे और एक डिपोजिशनल टाइप के मिलेंगे। तो अब इसमें जो इरोजनल टाइप का होता है, तो सबसे पहले आप देखते हो सिंक होल्स। तो सिंक होल तो बहुत सिंपल है। तो जैसे आप पॉट होल्स देख रहे थे, तो पॉट होल्स आपका किससे बन रहा था? पॉट होल्स और प्लंज पूल्स जो आपके फॉर्म हो रहे थे वो आपके किससे फॉर्म हो रहे थे? वाटरफॉल से, राइट, मतलब रिवर से, फ्लूवियल प्रोसेस से। और जो सिंक होल्स हैं तो आपका नॉर्मली ये मान के चलो वाटर फ्लो हो रहा है ग्राउंड से, और आपके जिस स्ट्रक्चर से फ्लो हो रहा है अगर उस पर सॉफ्टर रॉक्स प्रेजेंट है, राइट, तो ये क्या करेगा? उसको इरोड कर देगा। छोटे छोटे होल्स आपके डिप्रेशन क्रिएट हो जाएंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? सिंक होल्स। So they are funnel shaped depression having an average depth of 3 to 9 meter. These holes are developed by enlargement of the cracks found in each rocks as a result of continuous solvent action of rainwater. राइट, तो इसमें जो जनरल एजेंट ऑफ इरोजन है रेन वाटर है, मतलब कंटिन्यूसली आपका मान के चलो कहीं पे रेनफॉल होते रहता है, तो क्या करता है जहाँ पे आपके सॉफ्टर रॉक प्रेजेंट है उसको क्या करेगा? ये इरोड कर देगा और छोटी सी डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। उसी को हम जनरली सिंक होल्स बोल रहे हैं। तो रेन वाटर से भी हो सकता है और जो मैंने अभी शुरू में बताया कि फ्लोइंग वाटर से भी हो सकता है। अगर आपके वाटर भी नॉर्मल फ्लो कर रही है तो अगर आपका वाटर सॉल्युबल रॉक प्रेजेंट है तो वो भी आपका डिप्रेशन क्रिएट। देन द सरफेस ऑफ स्ट्रीम विच सिंक डिसअपियर अंडरग्राउंड थ्रू शैलो होल्स। अब देखो लैपिस। अब लैपिस का काफ़ी आपका प्रोमिनेंट फीचर है कास्ट टोपोग्राफी का। तो लैपिस क्या होता है आपका जनरली? तो जैसे यहाँ पे होल बन रहे थे, लैपिस में क्या होता है कि ये मान के चलो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मान के चलो आपका स्ट्रक्चर है। अब मान के चलो इस पे से आपका रिवर फ्लो हो रहा है, राइट। तो ओवर द टाइम क्या होगा? कहीं पे इरोड करेगा। अगर जहाँ पे हार्डर रॉक प्रेजेंट है वहाँ पे तो इरोड करेगा नहीं, जहाँ पे सॉफ्टर रॉक प्रेजेंट है वहाँ पे इरोड कर देगा। तो आपका मान के चलो, इसका मैं आगे का वर्जन दिखाता हूँ, ऐसे फॉर्म हो जाएगा। कुछ पोर्शन आपके डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, कुछ पोर्शन आपके ऐसे ओरिजिनल फॉर्म में रह जाएंगे। तो ये दिख रहा होगा लैपिस, राइट। तो ये आपका एक यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद कहीं पे आपका इरोड हो गया और कहीं पे इरोड नहीं हुआ, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होके आएगा ना उसको हम लैपिस बोलते हैं। सो यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन द लाइमस्टोन्स आर वर्टिकली बेडेड।
राइट। तो ये वाला जो कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट है कि जो लाइमस्टोन्स आपके रहते हैं जब वर्टिकली वेटेड होता है, तो हम ऊपर देख के आए थे फ्लूवियल इरोजन में, लास्ट क्लास में हमने देखा था, राइट, कि जब आपका डाउन कटिंग होता है तो डाउन कटिंग में क्या हो रहा था, आपका वर्टिकल इरोजन हो रहा था डाउनवर्ड साइड में, राइट। वैसी सेम चीज़ है इसमें भी, जब आपका लाइमस्टोन वाला कोई टोपोग्राफी है या फिर लाइमस्टोन का कोई फीचर्स है, राइट, तो वहाँ पे अगर वाटर फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, वर्टिकली इरोड करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शन आपका लाइमस्टोन से फॉर्म्ड है जो कि वाटर सॉल्युबल है, राइट, और कुछ पोर्शन आपका हार्ड रॉक से फॉर्म्ड है। तो जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर रॉक होगा वो क्या होगा, वहाँ पे वर्टिकल डाउन कटिंग हो जाएगा, राइट। तो वर्टिकल डाउन कटिंग आपके रेनफॉल से भी हो सकता है और फ्लोइंग वाटर से भी हो सकता है, राइट। सो लैपिस आर अनइवन ग्रूव्स and ridges that form when the majority of limestone surface is removed by the solution process। अब देखो, अब मान के चलो ये लैपिस है, राइट, आपने पढ़ लिया और एग्जाम में आ गया आपके, तो अब ये आप पढ़ के याद करोगे क्या बैठ के? अगर याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान के चलो इन केस नहीं भी याद हो रहा है तो आपको अपने सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करना है कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा लैपिस को, तो लैपिस आपने क्या समझा, ये स्ट्रक्चर देख के आप क्या समझ पा रहे हो कि इट इज स्मॉल irregular groove or ridges formed on the surface of limestone, right। तो जो ये grooves form हो रहे हैं on the surface of limestone due to the solution by rain water or surface runoff, राइट। तो इधर रेन वाटर जो आपके स्ट्रक्चर है फॉर्म हो रहे हैं, और या फिर सरफेस रन ऑफ से। तो सरफेस रन ऑफ आपको पता होगा, जो पानी डायरेक्ट चली जाती है आपकी, ठीक है, सरफेस से फ्लो होकर डायरेक्ट आपके किसी वाटर बॉडीज में ड्रेन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। तो अगर मुझे डिफाइन करना होता तो मैं सिंपल यही लैंग्वेज में डिफाइन कर देता। अब मैं इतना टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाता। लैपिस आर अनइवन ग्रूव्स एंड रिजेस दैट फॉर्म व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द लाइमस्टोन सरफेस इज रिमूव्ड बाय द सॉल्यूशन प्रोसेस। हालांकि ये भी इजी है, बहुत टफ नहीं है। मुझे करना होता तो मैं सिंपल कर देता, स्मॉल इरेगुलर ग्रूव्स और रिजेस। अब हो सकता है आपको ये भी वोकैबुलरी ना आ रही हो, तो आप अपना कुछ बना लो ना सिंपल सा, कि स्मॉल इरेगुलर स्ट्रक्चर formed on the limestone surface due to solution by rainwater and surface runoff, ठीक है। तो मैं लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को रिट्रेट कर रहा था, फिर से उसको रिट्रेट कर रहा हूँ कि देखो, इंट्रोडक्शन कभी भी आपको लिखना है तो हर एक डेफिनेशन रटने मत बैठो, बस आप कीवर्ड पकड़ो और उसके अराउंड अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप वहाँ पे इंट्रो दे सकते हो। क्योंकि बहुत टेक्निकल हर एक डेफिनेशन याद करने जाओगे तो वो अल्टीमेटली आपको याद होगा नहीं, ठीक है, और अननेसेसरी आपको टेंशन होगा। तो उससे बढ़िया एक बार समझो टॉपिक और कोशिश करो उसको खुद से डिफाइन करने का। आपस में जो पीयर ग्रुप है आपके, उनके साथ आप डिस्कस कर लो, राइट, तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या देखा, और deep grooves separate the edge fluted and pitted rock pinnacles that make up the weathered limestone surface seen in the karst region, ठीक है। तो देखो, ये अगर पहली बार में कोई पढ़ेगा तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, राइट। बुक से जिस सोर्स को रेफर किया गया वहाँ पे इसी टेक्निकल लैंग्वेज में मेंशन किया गया था। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को सिंपल लिखना है, जैसे जो मैंने डेफिनेशन बता दिया उतना याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली वही बोल रहा है, डीप ग्रूव सेपरेट द एज्ड फ्लूटेड एंड पिटेड रॉक पिनेकल्स हम इनको बोल रहे हैं, राइट, दैट मेक अप द वेदर्ड लाइमस्टोन सरफेस सीन इन द कास्ट रीजन। फिर देखो कास्ट विंडोज, राइट। तो कास्ट विंडोज क्या होते हैं आपके, व्हेन सेवरल एडजॉइनिंग सिंकहोल्स कोलैप्स दे फॉर्म एन ओपन ब्रॉड एरिया कॉल्ड अ कास्ट विंडो। तो जब आपके मल्टीपल सिंकहोल्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, कास्ट विंडोज बोल रहे हैं। और उवाला आगे आप देखोगे, उवालाज भी सिमिलर ही है फीचर, जब आपके मल्टीपल सिंकहोल्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो जैसे ये एक सिंकहोल है, राइट, और ये सारे मिल गए तो ये आपका एक नैरोड स्ट्रेच्ड डिप्रेशन दिखेगा, राइट। तो वाला भी आपका इसी प्रकार का होता है। फिर कास्ट आर्क ब्रिज मतलब व्हेन अ पार्ट ऑफ द केवन कोलैप्स द पोर्शन विच कीप स्टैंडिंग फॉर्म्स एन आर्च, राइट। तो जब आपका केवन कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर जिस पे खड़ा रहता है, जिस पे टिका रहता है, उसको हम बोल रहे हैं आर्च। तो आर्च का काम ही यही होता है, ब्रिज का काम ही यही होता है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो केवन कोलैप्स भी हो गया, लेकिन फिर भी वो किसके सपोर्ट से खड़ा है, आर्च के सपोर्ट से, राइट। फिर कास्ट केव, तो कास्ट केव मतलब जैसे जब आपके सरफेस से वाटर फ्लो होती है तो वो परकुलेट डाउन करेगी, राइट, परकुलेट डाउन करेगी तो उसके बाद क्या होगा, आपके अंडरग्राउंड आपका क्या होगा, केव जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो वही यहाँ लिखा है, दिस इज एन अंडरग्राउंड केव फॉर्म बाय वाटर एक्शन बाय वेरियस मेथड इन लाइमस्टोन और चॉक एरिया। फिर देखो डिपोजिशनल फीचर, तो डिपोजिशनल फीचर्स में आपके कुछ ही आते हैं, जैसे स्टैलेक्टाइट्स, स्टैग्लेमाइट्स और कास्ट पिलर्स,
राइट। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, जो आपका सीलिंग होता है ऊपर से, है ना, जैसे ये आपका केव है, इसमें जो कास्ट टोपोग्राफी में मान के चलो ये नीचे वाले हैं जो स्ट्रक्चर, इनको बोलेंगे हम स्टेलेसाइट्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रखा है कि आपका केव जैसा होता है, ठीक है। इसको कलर कर दोगे तो आपको और अच्छे से विजुअली दिखेगा। तो ऊपर वाला आप कवर कर दो ये। तो ये आपका हो गया स्टेलेस्टाइट और ये हो गया आपका स्टैग्लेमाइट। जी से ग्राउंड याद रख सकते हो, सी से सीलिंग याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आपका फ्लो स्टोन्स। तो फ्लो स्टोन्स क्या होते हैं? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीलियोथेम्स। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेल्टिंग केक आइसिंग एंड फ्रोजन वाटरफॉल्स। फ्लो स्टोन को सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये क्या होते हैं? जनरली जब आपके वाटर फ्लो होते हैं, ठीक है, और वो परकोलेट डाउन करते हैं अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो आपके वाटर कुछ मिनरल्स कैरी करते हैं। तो जो मिनरल्स में जो आपके कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं अंडरग्राउंड और रॉक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, राइट। तो उन्हीं डिपॉजिट्स को हम क्या बोल रहे हैं? फ्लो स्टोन्स। फ्लो क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ये फ्लोइंग वाटर से जो मिनरल्स है वही डिपॉजिट हो रहे हैं अंडरग्राउंड, राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीलियोथर्म्स। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेल्टिंग केक आइसिंग एंड फ्रोजन वाटरफॉल्स। फिर इट इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कैल्साइट और अदर कार्बोनेट, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड डिपोजिशन इज इन लेयर्स और बैंड्स, और इसकी डिपोजिशन भी जो होती है आपकी लेयर और बैंड्स में होती है। तो ये एक आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर वेयर कंपोज्ड ऑफ कैल्साइट इंडिविजुअल फ्लोस्टोन्स लेयर में भी वेरी कलरफुल, जैसे येलोज, रेड्स और ऑरेंजेस। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं आपके, राइट। आप देखो, अब आपको लग रहा हो कि ये मेंस में पूछा जा सकता है क्या, तो आप पीवाई को उठा के देख लो। जॉर्ज जब पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, ये 4 लाइन आपको पता होना चाहिए। इतना पता होगा तो बाकी आप आगे का क्वेश्चन ऑटोमेटिक डिमांड मीट कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो फिर जनरल आपको लिखना होता है। ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्ट पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे क्यों इतना सुंदर है, क्यों ऐसे जहाँ पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी अच्छा होता है, राइट। तो वैसे सवाल पूछ लेंगे तो आप जनरल पॉइंट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इन केस पता तो होना चाहिए कि फ्लो स्टोन्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनके एजेंट ऑफ इरोजन क्या है। मतलब आप मार के आ जाओगे ग्लेशियल में, राइट, अगर पता नहीं होगा तो। और पता होगा तो आपको पता है कि हाँ भाई ये कास्ट टोपोग्राफी का एक फीचर है, एक आपका लैंडफॉर्म है, राइट, केव फ्लो स्टोन्स। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जो आपके वाटर फ्लो करती है वही जब आपके परकुलेट करती है अंडरग्राउंड, राइट, तो वो वाटर जो मिनरल्स कैरी करती हैं, स्पेशली जो कार्बोनेट्स होते हैं, उसको डिपॉजिट करती है और वो रॉक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। तो उन रॉक स्ट्रक्चर को ही हम बोल रहे हैं आपके फ्लो स्टोन्स, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होती है और ये लेयर्स में फॉर्म होते हैं। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रहेगा तो आप एक अच्छा इंट्रो दे दोगे और कंक्लूजन दे दोगे, और बाकी बीच में वही जनरलिस्टिक पॉइंट लिख दोगे, आपका काम खत्म, ठीक है। अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। तो यही अप्रोच होना चाहिए आपका। बस बेसिक जान लो कि ये किसका फीचर है, ये किसका फीचर है, ठीक है। फिर होता है आपका केव पल्स, राइट। तो केव पल्स में दे आर concentrically banded concentrations that form in a shallow cave pools. Cave pulls vary in shape. They can be spherical, cylindrical, irregular, cubical, or even hexagonal. They can range in size from smaller than sand grain up to 8 inches in diameter. ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जनरल बस आपको याद रखना है कि जो केव पल्स है वो आपका क्या है? वो आपकी कास्ट टोपोग्राफी है, राइट। और फॉर्म कैसे हो रही है? वो आपकी डिपोजिशनल। किस टाइप की है ये? डिपोजिशनल टाइप की, राइट। तो डिपोजिशनल इतना पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखो बैंडेड ड्रैपरीज, तो ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है, इस पे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बस पता होना चाहिए कैसे फॉर्म हुआ, किस टाइप का है, राइट। और अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको कीवर्ड मिल रहा है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे व्हेन वाटर ड्रॉप्स फ्लो डाउन अ स्लोप्ड सीलिंग बिफोर ड्रिपिंग टू द फ्लोर, कैल्साइट कैन बिल्ड अप इन अ लाइन, दिस लाइन्स ग्रेजुअली फॉर्म ड्रेपियर्स और केव ब्यूकन, राइट। तो क्या है बैंडेड ड्रैपरीज? तो यहाँ पे आपके वाटर फ्लो कर रही थी, ये परकुलेट की अंडरग्राउंड, ठीक है। तो जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, ये वाली, ये लंबी लंबी, बिफोर ड्रिपिंग वाटर टू द ग्राउंड, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आपका, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी आपके काइंड ऑफ स्पीलियोथेम है, ठीक है। तो जो बैंडेड ड्रैपरीज देख रहे हो और जो आपके फ्लो स्टोन्स देख रहे हो, ये दोनों आपका क्या किस टाइप के हैं? बैंडेड ड्रैपरीज है, राइट। तो ये अगर आपको बेसिक रहेगी तो आप आराम से इंट्रो लिख लोगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना, प्रीलिम्स नहीं आपको आपका, ठीक है। तो मेंस है, तो मेंस में आपको एनालिटिकल रहना है। तो थोड़ा सा बस देख लिया कि हाँ कास्ट टोपोग्राफी है, डिपोजिशनल है, राइट, आपका काइंड ऑफ स्पीलियोथर्म है,
और इसका स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो आपका काम हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो आपको काम हो, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा हाँ इस बंदे को पता है बैंडेड ड्रेपरीज क्या है। फिर देखो ब्लाइंड वैली, राइट, तो वैली से नाम पता लग रहा है कि वैली जैसा कुछ होगा जो कि आपके कास्ट टोपोग्राफी वाले फीचर में देखने को मिल रहा है। सो अ स्टेप हेड वैली और ब्लाइंड वैली इज अ डीप नैरो फ्लैटन बॉटम वैली विथ एन एब्रप्ट एंडिंग, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, डीप होता है, नैरो होता है, फ्लैट बॉटम्ड होता है विथ एन एब्रप्ट एंडिंग। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है ब्लाइंड वैली, राइट। तो जैसे ये आपके हार्ड रॉक प्रेजेंट है, ये आपके लाइमस्टोन प्रेजेंट है, ये आपके लाइमस्टोन प्रेजेंट है, और यहाँ से आपकी क्या हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है। तो जब रिवर फ्लो होगी तो ये क्या करेगी, इरोड करेगी, ठीक है। किसको इरोड करेगी, लाइमस्टोन वाले पोर्शन को। तो वहाँ पे आपको वैली लाइक फीचर देखने को मिलेगा। So it is a step head valley. So karst valley abruptly terminated by passage underground of the water course, which has hitherto resisted the karst process and remained at the surface. तो एग्जाम में कभी पूछे आपसे तो आप ये पहली वाली ये इंट्रो में यूज़ कर सकते हो और ये डायग्राम यूज़ करोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लाइन इसका बेसिकली प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, स्पेसिफिक तो आपसे पूछेंगे नहीं। एक बार पूछ लिया तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्पेसिफिक पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी आपको बस इतना पता होना चाहिए यहाँ ये इससे इस एजेंट ऑफ एरोजन से फॉर्म हुआ है, राइट। फिर देखो अब हमारा खत्म होता है कास्ट टोपोग्राफी में, ठीक है। तो मरीन साइकिल में देखो जो भी लैंडफॉर्म आपके कोस्टल इरोजन से फॉर्म हो रहे हैं, राइट, या फिर कोस्टल डिपोजिशन से, उनको हम बोले मरीन साइकिल, राइट। तो इसमें क्या है, सी वेव्स एडेड बाय विंड्स, करेंट्स, टाइड्स एंड स्टॉर्म्स कैरी ऑन द इरोजनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेस, राइट। तो आपको पता ही है कि ओशन में आपके विंड्स भी है, करेंट्स भी हैं, ओशन करेंट्स जो पढ़ते हो आप, टाइड्स और स्टॉर्म्स, और ये सब क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं आपके जो भी लैंडफॉर्म होता है कोस्टल लैंडफॉर्म उसके फॉर्मेशन में, राइट। बाकी अदर लैंडफॉर्म्स की तरह इसमें भी इरोजनल है आपका और डिपोजिशनल प्रोसेस है, और इसमें जो आपका प्राइमरी एजेंट होता है, राइट, इन सब में वो होता है आपका सी वेव्स, राइट। देन द इरोसिव वर्क ऑफ द सी डिपेंड्स अपॉन साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ वेव्स, स्लोप, हाइट ऑफ शोर बिटवीन लो एंड हाई टाइड्स, शेप ऑफ द कोस्ट, कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, डेप्थ ऑफ वाटर, ह्यूमन एक्टिविटी एक्सेट्रा। तो समझ रहे हो कि कौन से लैंडफॉर्म का कितना इरोजन होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये ना आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। अब मान के चलो कोई चीज़ कोई लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है, राइट, खासकर जो कोस्टल लैंडफॉर्म है, तो वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करेगा कि जो आपकी सी वेव्स है उसकी एनर्जी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, राइट, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है सी वेव्स की, फिर स्लोप कितनी है, हाइट कितनी है, देन जो उसके कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, मान के चलो अगर हार्डर रॉक्स है तो वो भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप का लैंडफॉर्म फॉर्म होंगे, और अगर सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ रॉक्स प्रेजेंट है तो वो भी डिपेंड करेगा, उसका डेप्थ ऑफ वाटर, ह्यूमन एक्टिविटी एक्सेट्रा। देन द वेव प्रेशर कंप्रेसेस द एयर ट्रैप्ड इनसाइड द रॉक फिजर्स, जॉइंट्स, फॉल्ट्स एक्सेट्रा, फोर्सिंग इट टू एक्सपैंड एंड रप्चर द रॉक्स अलोंग वीक पॉइंट्स। तो जो वेव जब आपका आता है, राइट, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, विच कंप्रेसेस द एयर ट्रैप्ड इनसाइड द रॉक फिजर्स। तो रॉक फिजर्स क्या है, जो आपके रॉक में क्रैक डेवलप हो जाते हैं ना, राइट, तो जो जब आपके वेव्स आते हैं तो इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जॉइंट्स, फॉल्ट्स वही सेम चीज़ है, फोर्सिंग इट टू एक्सपैंड एंड रप्चर द रॉक्स अलोंग वीक पॉइंट्स, राइट। तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो रॉक ब्रेक डाउन हो जाएगा अलोंग जहाँ पे उसकी वीक पॉइंट्स है। फिर ये सब देखो यार, ये सब आप ना खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, और यहाँ पे जो मेंस का पॉइंट है वो ये है कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये चीज़। फिर वेव ऑल्सो यूज रॉक डेब्रिस एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इरोजन, these rock fragments carried by waves themselves get worn down by striking against the coast or one another, right। तो ये कीवर्ड आप देख लो, बस कीवर्ड पे फोकस करो, रॉक डेब्रिस क्या हो गया, राइट। फिर सॉल्वेंट और केमिकल एक्शन ऑफ वेव्स इज अनदर मोड ऑफ इरोजन। तो यहाँ पे आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनिकल। फिजिकल में क्या है, आपका सी वेव का जो स्ट्रेंथ है, साइज है, वो मैटर कर रहा है, ठीक है। केमिकल में आपका क्या है कि जो आपका रॉक प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल है कि नहीं, या फिर किसी पर्टिकुलर केमिकल से रिएक्ट करके वो अपना फॉर्म चेंज करता है कि नहीं, तो ये चीज़ देखोगे, राइट। और उसके बाद ऑर्गेनिकल में जो भी मैनग्रोव्स प्रेजेंट है अगर, तो वहाँ पे आपको पता है कि जो सी वेव्स हैं उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, तो वहाँ पे जो रॉक्स मिलेंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के रॉक्स मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक फैक्टर भी आपका कंट्रीब्यूट करता है रॉक के फॉर्मेशन में। देन इरोजनल फीचर, तो इरोजनल फीचर में कौन कौन से लैंडफॉर्म है, अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है चैज्म्स, ठीक है। तो ये सब कभी पूछ सकता है, यूपीएससी पूछ के बाउंसर फेंक देगा और आपको आइडिया भी नहीं लग पाएगा। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे लास्ट ईयर ट्विस्टर पूछा था, तो ट्विस्टर से थोड़ा बहुत आप लॉजिक तो लगा ही सकते थे कि कोई चीज़ घूम रही है तो मतलब लो प्रेशर जोन होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ से कुछ रिलेट करके आप लिख सकते थे। और उन्होंने स्पेसिफिकली रीजन मेंशन किया हुआ था, ठीक है, जो मेक्सिको कोस्ट था उधर साइड, कैरेबियन सी के साइड वाला कोस्ट जो था, वहाँ पे रीजन उन्होंने मेंशन किया था,
लेकिन चैज़्म अगर पूछ ले तो कैसे आप बना पाओगे, है ना, इसका एटिमोलॉजी भी नहीं है कोई, ना इससे कोई आप मीनिंग डिराइव कर सकते। तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि बिफोर हैंड आप ये चीज़ प्रिपेयर रखो। सो दीज आर नैरो डीप indentations, a deep recess or notch on the edge of surface of something carved due to headward erosion through vertical planes of weakness in the rocks by wave action। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपके सी वेव्स है, तो वे इस डायरेक्शन में आ रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो आपका जहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे आपका इरोड हो जाएगा, तो उसी को हम चैज़्म बोल रहे हैं। और फिर यही जब आपका एक्सटेंडेड सेमी सर्कुलर का शेप ले लेगा तो उसको हम बोलते हैं बे, राइट। तो ये आपका चैज़्म है और फिर यही इरोड हो के ये बन जाता है बे। तो चैज़्म, बे, गल्फ ये सब मिलते जुलते ही हैं, बस इनका जो एक्सटेंड है उसमें फ़र्क होता है। सो अब पढ़ोगे तो अब आपको समझ आ जाएगा क्या है ये। नैरो है, डीप इंडेंटेशंस, अ डीप रिसेस और नॉच ऑन द एज और सरफेस ऑफ समथिंग कार्व्ड ड्यू टू हेडवर्ड इरोजन। तो हेडवर्ड मतलब ये कल हमने देखा था हेडवर्ड इरोजन, ठीक है। डाउन कटिंग थ्रू वर्टिकल प्लेन्स ऑफ वीकनेस इन द रॉक्स बाय वेव एक्शन। तो जो रॉक आपके वीक होंगे वही रोड होंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो ये आप अपने वर्ड में ही डिफाइन कर सकते हो। तो अब आपको पता लग गया कि चैज़्म क्या है, आपका कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म है। विथ टाइम फर्दर हेडवर्ड इरोजन इज हिंडर्ड बाय लेटरल इरोजन ऑफ द चैज़्म माउथ व्हिच इटसेल्फ कीप्स वाइडनिंग टिल अ बे इज फॉर्म, राइट। तो ये वही प्रोसेस दे रखा है। अब आओ वेव कट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो जो जिसको वेव्स कट करता है, तो देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं क्लिफ आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आपको कोस्टल लैंडफॉर्म पढ़ाऊंगा। तो क्लिफ क्या होते हैं, तो ये जो आपके वॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना एकदम खड़ी, और इसके नीचे क्या होता है आपका ओशन होता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्लिफ। तो ये दिख रहा होगा ये क्लिफ है और ये नीचे आपके सी है। सो इट इज फॉर्म ड्यू टू बैकवर्ड रिट्रीट ऑफ सी क्लिफ्स। तो जब ऐसे जो सी वेव्स आती है वो इस फॉर्म में आती है तो ऐसे करके इरोड करके ले जाती है, ठीक है, ऐसे। फिर ये कटेगा, तो जैसे ये क्लिफ है, ठीक है आपका, तो पहले सी वेव आई, ये काटी, फिर ये काटी, फिर ये काटी, ऐसे करके तो ये कटते जाता है। सो द बॉटम ऑफ द क्लिफ सफर द मैक्सिमम इंटेंसिव इरोजन बाय वेव्स एंड एज अ रिजल्ट नॉच अपीयर्स एट दिस पोजीशन। तो जो बॉटम होता है क्लिफ का, क्योंकि यहाँ पे जो वेव एक्शन हो वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे और आपका डिप्रेशन टाइप क्रिएट हो जाता है, उसी को नॉच बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बॉटम होता है क्लिफ का वो ज़्यादा इरोड होता है। और ये यहाँ पे डायग्राम है, आप डायग्राम देख के चीज़ें समझ सकते हो, काफ़ी सिंपल है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देख लो सी केव्स। तो सी केव्स क्या होता है आपका, देखो सी आर्च और सी केव्स दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस फर्क क्या है, तो सी केव में आपका वन वे एंट्री होता है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है। तो काइंड ऑफ आपका मान के चलो ये स्ट्रक्चर था कोस्टल लैंडफॉर्म के पास, वहाँ पे वेव एक्शन की वजह से उस स्ट्रक्चर में होल हो गया, केव जैसा स्ट्रक्चर बन गया, राइट। लेकिन अभी इसमें हम एक ही वे से एंटर कर सकते हैं केव, लेकिन जब ये केव आपका पीछे से भी खुल जाएगा, राइट, मतलब आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, यहाँ से एंटर करके यहाँ से निकल सकते हो, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आर्च बोल रहे हैं। समझ आ रहा होगा कि इसमें टू वे पैसेज बन गया, इसमें वन वे पैसेज था, मतलब आप अंदर जा तो सकते हो लेकिन बाहर ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल के वापस से जहाँ से अंदर घुसे वहीं से आ सकते हो, वन डायरेक्शन बोलते ना, वन डायरेक्शन एंट्री और एग्जिट। तो इस टाइप से भी आप डिफाइन कर सकते हो। और बाकी जो स्टैक, तो ये आपके आइसोलेटेड पिलर है, ठीक है, इसी का पार्ट है, इसी से कट के इधर का सारा इरोड हो गया, तो आपका ये आइसोलेटेड इरेक्टेड स्ट्रक्चर जो कि क्या है, पैरेलल है आपके क्लिफ के, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं स्टैक। सो डिफरेंशियल इरोजन बाय सी वेव्स थ्रू अ रॉक विथ वेराइंग रेजिस्टेंस अक्रॉस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस आर्च्ड केव्स इन रॉक्स कॉल्ड सी केव्स। विथ फर्दर इरोजन दे गेट कन्वर्टेड इनटू सी आर्चेस। फिर ब्लो होल्स स्पाउटिंग रूट्स क्या होता है, द बस्ट ऑफ वाटर थ्रू अ स्मॉल होल ऑन अ सी केव ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ एयर इन द केव बाय स्ट्रॉन्ग वेव्स, दे मेक पिक्यूलियर नॉइज। तो सिंपल है, सब कुछ नहीं है, मतलब ब्लो होल्स मतलब आवाज़ आता है, ठीक है, जब आपके विंड एंटर करते हैं सी केव्स में, तो उसी को हम ब्लो होल्स बोल रहे हैं, स्पाउटिंग होल्स बोल रहे हैं। फिर देखो डिपोजिशनल फीचर में, इरोजनल हमने देख लिया, क्लिफ हो गया आपका, केव हो गया, आर्च हो गया, स्टैक हो गया। अब डिपोजिशनल में आपका बीच हो गया, राइट, तो बीच पे आप घूमने भी जाते हो, तो दिस इज अ टेम्पोररी कवरिंग ऑफ रॉक डेब्रिज ऑन और अलोंग अ वेव कट प्लेटफॉर्म। फिर बार क्या होता है आपका, तो देखो बार जो होता है ये आपके पैरेलल होता है शोर लाइन के, तो ये आपका शोर लाइन है और यहाँ पे पैरेलल आपका एक डिपॉजिटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, उसी को हम बोल रहे हैं बार। स्टैक क्या था आपका, वो वर्टिकल था, तो ये यहाँ पे वो चीज़ याद रखना। सो बार टाइडल करेंट्स डिपॉजिट रॉक डेब्रिस एंड सैंड अलोंग द कोस्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम शोर लाइन। द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स विच रिमेन सबमर्ज्ड आर कॉल्ड बार्स। द इनक्लोज्ड वाटर बॉडी सो क्रिएटेड इज कॉल्ड लगून। तो यही बार जब मान के चलो ये यहाँ पे भी एक्सटेंड हो जाएगा और यहाँ पे भी एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। तो जो अब यहाँ के बीच का इसके जो इनक्लोज्ड वाटर बॉडी है इसी को हम लगून बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों का ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डिफरेंस बिटवीन लगून एंड लेक, लगून कैसे फॉर्म होता है,
तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता है। फिर बैरियर क्या होता है? इट इज़ द ओवर वाटर काउंटर पार्ट ऑफ अ बार। ये सब देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप आराम से रीड करके समझ सकते हो। और आपको जो याद रखना है मेंस के लिए वो कीवर्ड्स है, ठीक है। डिफिनीशन तो आपको खुद ही डिफाइन करना होगा, तो क्योंकि आप पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डिफिनीशन याद कर सकते हो। जो ऑलरेडी याद है वो तो अच्छा है, लेकिन जो मान के चलो नहीं याद कर सकते, तो वहाँ पे आपको कीवर्ड पता होगा, तो आप आराम से स्टेटमेंट बना के आंसर लिख सकते हो, राइट। फिर स्पिट एंड हुक देख लो और तोम्बोलो देख लो। तोम्बोलो क्या होता है आपका, जो आप देखते हो बीच देखते हो, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा, जैसे हम बार में देख रहे थे कि ये था पैरेलल था, लेकिन जो तोम्बोलो है वो आपका ऐसे वर्टिकली एक्सटेंडेड होता है, राइट। बीच का एक्सटेंडेड हम बोलते हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं तोम्बोलो। और जो हुक बार है, हुक जैसा दिख रहा है ना, तो ये भी आपका क्या है, डिपॉजिट लैंडफॉर्म है। और जनरली जो तोम्बोलो होता है, ठीक है, ये आइलैंड तक पहुंचने का रास्ता होता है। तो क्वेश्चन आ भी रखा है आइलैंड पे, राइट। तो आइलैंड को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो कैसे करोगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करके ट्राई करो, ठीक है। बाकी वीडियो के आगे मैं तुम्हें बताऊंगा ही। फिर देखो टाइप ऑफ कोस्ट लाइन, इनमें भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्ट लाइन होते हैं। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, रिया कोस्ट और जॉर्ड कोस्ट। तो आगे हम देखेंगे। देखो सबसे पहले कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, नाम से पता लग रहा होगा कि जब आपके सी वाटर जो लेवल है वो जब कम हुआ होगा, मतलब रिग्रेशन, राइट। तो आपके कोस्ट जो इमर्ज हो गए होंगे उन्हीं को हम बोल रहे हैं कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। सो दे आर फाउंड ईदर बाय एन अपलिफ्ट ऑफ द लैंड और बाय लोअरिंग ऑफ द सी लेवल, राइट। तो ये इधर मतलब सी लेवल लोअर हो गया या फिर लैंड ही आपका अपलिफ्ट हो गया ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, राइट। तो इसके फीचर्स हैं आपके बार, स्पिट्स, लगून, सॉल्ट मार्शेस, सी क्लिफ्स एंड आर्चेस आर द टिपिकल फीचर्स, ठीक है। फिर कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, तो उसी का ऑपोजिट हो गया कि अगर कोई कोस्ट लाइन डूब गई, कब, जब ट्रांसग्रेशन हुआ, राइट। मतलब आपका जो सी है वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया या फिर सी लेवल राइज हुआ। तो ट्रांसग्रेशन जब हुआ तो आपका कोस्ट लाइन क्या हुआ, डूब गया, राइट, पानी के अंदर। तो उसी को हम बोल रहे हैं कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। तो या तो आपका कोस्ट लाइन का इरोजन ज़्यादा हो गया या फिर आपका सी लेवल ज़्यादा बढ़ गया। तो दोनों केस में आपका कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस बन सकता है, जस्ट लाइक आपका कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। तो इसके भी जो फीचर है, रिया, जॉर्ज, डाल्मेशियन एंड ब्राउन लोलैंड्स आर इट्स टिपिकल फीचर्स। फिर रिया कोस्ट में देखो, तो रिया कोस्ट ना आपके इरेगुलर शोर लाइन होते हैं। तो देखो इसका कोई पैटर्न नहीं होता, ये इरेगुलर शोर लाइन है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू दैट इरोजनल एक्टिविटी ऑफ सी वेव्स। तो व्हेन अ रीजन इज डाइसेक्टेड बाय स्ट्रीम्स इनटू अ सिस्टम ऑफ वैलीज एंड डिवाइड्स, सबमर्जेंस प्रोड्यूस अ हाईली इरेगुलर शोर लाइन कॉल्ड रिया कोस्ट लाइन। तो या तो वो सी वेव के एक्शन से यहाँ पे इरोजन हो रहा है, या फिर जो यहाँ पे वैली से रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ से, तो ये सारी रिवर्स क्या कर रही है, इरोड करती है ये शोर लाइन को, राइट। तो इसी को हम बोल रहे हैं रिया कोस्ट। तो रिया कोस्ट से कीवर्ड क्या याद रखोगे, इरेगुलर शोर लाइन कॉल्ड रिया कोस्ट लाइन। बाकी डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हो। फिर आपका आता है जॉर्ड। तो जॉर्ड आपके पूछा जा चुका है, राइट। अब देखो मैंने बताया था कि जब जॉर्ड क्वेश्चन को आंसर करना है आपको, तो सिर्फ आपको जॉर्ड का डेफिनेशन पता होता, किस आपके एजेंट ऑफ इरोजन से फॉर्म होता है और डिपोजिशनल है या फिर इरोजनल है, इतना पता होता ना, तो आप आराम से इंट्रोडक्शन तो लिख ही देते। उसके बाद तो क्या सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि क्यों जॉर्ड आपके पिक्चर्स, क्यों प्लेसेस प्रोवाइड करता है ना, टूरिज्म के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो जहाँ जॉर्ड्स पे है वो काफ़ी पिक्चर्स, क्यों प्लेसेस होती हैं जहाँ पे आराम से आप फोटो वोटो ले सकते हो बढ़िया वॉलपेपर के लिए, है ना। तो ये जॉर्ड का डेफिनेशन याद कर लो। सम कोस्टल रीजन्स हैव बीन हेवली इरोडेड बाय ग्लेशियल एक्शंस एंड द वैली ग्लेशियर ट्रफ, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे जॉर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये देख लो। तो जैसे आपका मान के चलो एक ग्लेशियर था, ठीक है, ये ग्लेशियर जमा हुआ है आपका। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो ये जैसे आपका माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ग्लेशियर जमा था। अब क्या हुआ, जब आपका ओवर द टाइम क्या होगा, जब आपके टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर मेल्ट होगा। तो ग्लेशियर मेल्ट होगा जब यहाँ से, तो क्या करेगा, प्लकिंग करेगा, ठीक है। मतलब जो ये माउंटेन है इसको इरोड कर देगा। तो ये माउंटेन ऐसे है, तो ये अब ऐसे इरोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लकिंग हो गया यहाँ पे। अब मान के चलो जब सी लेवल राइज हुआ, अब जब सी लेवल मान के चलो पहले इस लेवल पे था, पहले इस लेवल पे था, अब इस लेवल पे आ गया, ठीक है। तो ये जो कोस्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, आपका जॉर्ड बनेगा, राइट। तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। सम कोस्टल रीजन्स हैव बीन हेवली इरोडेड बाय ग्लेशियल एक्शंस and the valley glacier trough have been excavated below sea level. After the glaciers have disappeared, a Jord coastline emerges, right? And these coasts have long and narrow inlets with very steep sides. तो जब तक ये ग्लेशियर थे तब तक तो ये सी लेवल भी राइज नहीं हुआ था। जैसे ये ग्लेशियर मेल्ट हुए, राइट, तो आपके जॉर्ड कोस्ट जो थे वो इमर्ज हो गए। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ पे, आप नॉर्वे साइड में जो आपके स्कैंडिनेवियन नेशन है वहाँ पे आपको ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, राइट।
तो यहाँ पे ये फोटो भी देख रहे होगे आप, ये रहा जॉर्ज कोस्ट, इसका ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये बना के आ सकते हो आप। ये बना के आते तो आपको मार्क्स मिल जाता 2023 के मेंस में। अब जॉर्ज को डिफाइन करना सीख गया तो बाकी क्यों पिक्चर्स क्यों प्लेसेस है तो आप रिलेट कर दो जो मैंने पिलर्स बताए प्रीवियस लेक्चर में, राइट। और जो ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप प्लीज़ जाके जो इसके पीछे मेंस के लेक्चर अपलोडेड है जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन के, उसको जाके देख लेना। तो उससे आपका क्या होगा, एक बेस बन जाएगा। और मैंने बहुत सारे अप्रोचेस डिस्कस किए हैं, राइट। तो वो आप अप्रोचेस सीख क्या होगे, तो जो भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप लिखो, सोचो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, तो आप आराम से रिलेट कर पाते हो, राइट। तो इसीलिए इसको डिलीजेंटली फॉलो करो, इस पूरे सीरीज़ को। आप देखना जब सीरीज़ के एंड तक आप इतना कंफर्टेबल पाओगे खुद को ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कि फिर तुम्हें ये फीलिंग आई कि हाँ अब मुझे कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से, राइट। अब देखो डाल्मेशन, तो डाल्मेशन क्या होता है आपका, द डाल्मेशन कोस्ट रिजल्ट फ्रॉम द सबमर्जेंस ऑफ माउंटेन रिजेस विथ अल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ विच रन पैरेलल टू द कोस्ट। तो यहाँ पे देखो कैसे हुआ है ये फॉर्म, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन का क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये माउंटेन का क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। तो यहाँ पे सीन क्या हुआ है कि जो माउंटेन रिज है इसका सबमर्जेंस हुआ है, राइट। तो आपको जो दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, ये दे इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, इसके नीचे पहाड़ है पूरा, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं डाल्मेशन। जो छोटे छोटे आपको आइलैंड लाइक माउंटेन्स दिखते हैं समंदर के बीच में, उनको हम बोलते हैं डाल्मेशन। So the Dalmatian coast result from the submergence of mountain ridges with alternating crest and trough which runs parallel to the coast. बाकी ड्राउन लोलैंड, तो ड्राउन लोलैंड क्या है, कोस्ट इज लो एंड फ्री फॉर्म ऑफ इंडेंटेशंस एज इट इज फॉर्म बाय सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग एरिया। सिंपल है, पढ़ के समझ आ गया होगा। एग्जांपल देख लो, बाल्टिक कोस्ट ऑफ ईस्टर्न जर्मनी, राइट। फिर न्यूट्रल कोस्ट लाइन क्या होते हैं, ऑल्सो नोन है स्टेबल कोस्ट लाइन, राइट। तो न्यूट्रल ही इंसान स्टेबल होता है ऑफ कोर्स। फिर these are coastlines formed as a result of new materials being built out into water. The word neutral implies that there need to be no relative changes between sea and coastal region of सब चंगा, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही कहना चाह रहा था ये, whatever it takes away by wave gets deposited by the agent of erosion such that there is no net change। तो जितना ये ले जा रहा है वेव उतना ही क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो इस टाइप के कोस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल कोस्ट लाइन्स। बाकी यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं। न्यूट्रल कोस्टलाइन इंक्लूड एलुवियल फैन शेप्ड कोस्टलाइन, डेल्टा कोस्टलाइन, वोल्केनो कोस्टलाइन एंड कोरल रीफ कोस्टलाइन। तो ये एग्जांपल आप याद रख लेना, काम आएगा। फिर देखो कंपाउंड कोस्टलाइन, सच कोस्टलाइन शो द फॉर्म ऑफ टू ऑफ द प्रीवियस क्लासेस कंबाइंड लाइक सबमर्जेंस फॉलोड बाय इमर्जेंस और वाइस वर्सा, राइट। फिर कोस्टलाइन ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन या फिर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे आपको दो डिफरेंट टाइप के कोस्टलाइन दिख, जैसे वेस्टर्नी कोस्ट देख लो आप इंडिया का, तो यहाँ पे क्या है, जो आपके साउथ वेस्टर्न है ये क्या है आपका सबमर्जेंट है, ठीक है, सबमर्जेंट। लेकिन फिर फॉल्ट कोस्टलाइन, सच कोस्टलाइन आर अनयूजुअल फीचर एंड रिजल्ट फ्रॉम द सबमर्जेंस ऑफ अ डाउन थ्रोन ब्लॉक अलोंग अ फॉल्ट सच दैट अपलिफ्टेड ब्लॉक हैज इट्स स्टीप साइड और फॉल्ट लाइन स्टैंडिंग अगेंस्ट द सी फॉर्मिंग अ फॉल्ट कोस्टलाइन। एग्जाम्पल जैसे है आपका कोंकण कोस्ट ऑफ इंडिया। मरीन साइकिल कंप्लीट होता है, अब ग्लेशियल साइकिल देख लो। सो अ ग्लेशियर इज अ मूविंग मास ऑफ आइस एट स्पीड्स एवरेजिंग अ फ्यू मीटर्स अ डे, ठीक है। तो ग्लेशियर का बेसिक डेफिनेशन हो गया, इंट्रो में आप यूज कर लेना कोई भी ग्लेशियल साइकिल से लैंडफॉर्म का अगर क्वेश्चन आता है तो, राइट। फिर टाइप्स ऑफ ग्लेशियर में कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, पिडमोंट ग्लेशियर्स और वैली ग्लेशियर्स। तो पिडमोंट ग्लेशियर आपका कैसे फॉर्म होता है, तो जनरली जो आपका वैली ग्लेशियर होता है, ठीक है, वो जब आपके लैंड पे आ जाता है, राइट, फुट हिल्स पे, तो उसको हम बोलते हैं पिडमोंट ग्लेशियर, राइट। बाकी वैली ग्लेशियर जो आपके वैली पे ग्लेशियर डिपॉजिट है, स्नो कवर डिपॉजिट है, राइट। देन अ ग्लेशियर इज चार्ज विथ रॉक डेब्रिस विच आर यूज फॉर इरोजनल एक्टिविटी बाय मूविंग आइस, राइट। तो जब आप ग्लेशियर मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए पहाड़ है, ठीक है, इस पर ग्लेशियर डिपॉजिट है चारों ओर से, जब ये ग्लेशियर आपके पिघलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये प्लकिंग करेंगे, राइट। तो ये सर्क डेवलप हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे सर्क, राइट। जो ऊपर है ये हॉर्न जैसा है, ठीक है, निडल लाइक शेप, उसको हम बोल रहे हैं हॉर्न। फिर स्टीप साइड, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है खड़ी पहाड़ी है। उसके बाद एरिएट, एरिएट मतलब जो ये डिवीजन क्रिएट होगा ना यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे एरिएट। तो ये सब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, है ना, मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। बाकी वही सर को डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, तो इसको कोशिश करना अपने लैंग्वेज में डिफाइन करने का। एक बार आप इसको पढ़ लो और उसके बाद देखो कि अपने लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो हियर इट इज़ रिटन, hollow basin cut into a mountain ridge. It has a steep sided slope on the three side and open end on one side and a slightly concave bottom base. When the ice melts, tarn lakes may develop at the base of the surface. फिर देखो horn,
तो हॉर्न मतलब रिज दैट एक्वायर्स अ हॉर्न शेप व्हेन द ग्लेशियल एक्टिविटी कट्स फ्रॉम मोर देन 2 साइड्स। तो ये आपके हॉर्न हो गए। फिर एरिएट स्टीप साइडेड शार्प टिप्ड समिट विद ग्लेशियल एक्टिविटी कटिंग इनटू इट फ्रॉम द 2 साइड। इट इज नीफ एज बाउंड्री बिटवीन 2 सर्क्स। तो 2 सर्क के बीच की आपके बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है आपके 2 सर्क के बीच। फिर ग्लेशियल ट्रफ वैसे ही आप पढ़ के एक बार समझ सकते हो, राइट। देन यू शेप्ड वैली। तो यू शेप्ड वैली के बारे में मैंने कल वी शेप्ड वैली के बारे में डिटेल में बताया था। यू शेप्ड वैली वो होते हैं ना जो कि सिर्फ ग्लेशियर से एसोसिएटेड होते हैं, राइट, रिवर से नहीं। रिवर आपके जनरली क्या करती है, वी शेप्ड वैली क्रिएट करती है, लेकिन जो ग्लेशियर्स होते हैं, राइट, दे कैन क्रिएट यू शेप्ड वैली। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड देन रिवर्स में वी शेप्ड वैली यंग स्टेज में आपको देखने को मिलता है, वाइड वैली आपको मैच्योर स्टेज में देखने को मिलता है, और शैलो वैली आपको ओल्ड स्टेज में देखने को मिलता है। सिंपल रिलेशन है, आप आराम से याद कर सकते हो। देन हैंगिंग वैली, तो ये सब मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है आपको, राइट, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में। सो फॉर्म व्हेन स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज आर अनेबल टू कट एज डीपली एज बिगर वंस एंड रिमेन हैंगिंग एट द हायर लेवल्स देन द मेन वैली एज डिस्कॉर्डेंट ट्रिब्यूटरीज। वैली carved out by a small tributing glacier that joins with a valley carved out by a much larger glaciers। तो यहाँ जो आपके स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर्स है, राइट, वो लार्ज ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर के साथ जब मर्ज करता है तो आपका हैंगिंग वैली फॉर्म होता है। तो ये डायग्राम से ही आपको सिंपली समझ आ सकता है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से याद कर ले जाओगे। फिर देखो कुछ डिपोजिशनल फीचर है, तो आप आराम से अब इसको रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे आउटवॉश प्लेन, तो आउटवॉश प्लेन किसको बोलते हैं? When the glacier reaches its lowest point and melts, it leaves behind a stratified deposition material consisting of rock debris, clay, sand, gravel, etc. These layered surface is called a till plane or an outwash plane। वाह, तो नेचर का कमाल आप देख रहे हो, राइट। तो जब आपका ग्लेशियर लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, वो क्या करता है, बहुत सारे डिपोजिशन वो छोड़ देता है, राइट, जिसमें आपको रॉक मिलते हैं, डेब्रिस मिलते हैं, क्ले मिलता है, सैंड मिलता है, ग्रेवल मिलता है, और जो यही लेयर सरफेस है इज कॉल्ड अ टिल प्लेन और आउटवॉश प्लेन, राइट। फिर देखो एस्कर, राइट, तो एस्कर ये सब पढ़ते होगे। वाइंडिंग रिज ऑफ अनरिसॉर्टेड डिपोजिशन ऑफ रॉक, ग्रेवल, क्ले एक्सेट्रा रनिंग along a glacier till a plane। The esker resemble the features of an embankment and are often used for making roads। यहाँ पे रिलेशन याद रख सकते हो, फ्लूवियल से क्या बना है, लीव्स बना है, और ग्लेशियर से आपका स्कर्स, दोनों के बीच का रिलेशन एकदम सिमिलर है, राइट। फिर देखो कामे टेरेसेस, ब्रोकन रिजेस और अनअसॉर्टेड डिपोजिशन लुकिंग लाइक अ हम्प इन अ टिल प्लेन। तो जो आपका टिल प्लेन था ना, ठीक है, वहाँ पे जब आपके रिज जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, राइट, तो इट सीम्स लाइक हम्प, राइट, ऐसे हो जाता है आपका। फिर ड्रमलिन देख लो, राइट, तो इसको आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये भी आपका ग्लेशियल टाइप ऑफ ग्लेशियल फीचर से फॉर्म हुआ लैंड फॉर्म है। सो इन्वर्टेड बोर्ड शेप डिपोजिशन इन अ टिल प्लेन कॉज्ड बाय डिपोजिशन, they help in determining the direction of movement of a glacier, as the glacier side is always high and steep while the side is smooth and tapers gently in the direction of ice movements। ठीक है, फिर देख लो आप कीटे होल्स, राइट, सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ डिपॉजिटेड मटेरियल इन अ हिल प्लेन गेट्स डिप्रेस्ड लोकली एंड फॉर्म अ बेसिन। तो ये सिंपल है, जो आपके डिपॉजिटेड मटेरियल्स होते हैं, राइट, टिल प्लेन में वो क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं लोकली एंड फॉर्म अ बेसिन। फिर मोरैन देख लो, तो मोरैन क्या होता है, आपका नेचुरल डैम होता है, राइट, नेचुरल डैम। तो ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पहाड़ है, राइट, यहाँ ग्लेशियर मेल्ट हुआ, कुछ रिवर ओरिजिनेट हुई, ये रिवर ज़मीन के तरफ उतरने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपका नेचुरल बैरियर आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोरेन्स। तो जो सिक्किम ग्लेशियल आउटबस्ट फ्लड हुआ था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था, आपका क्लाउड बस्ट हुआ था जनरली। तो वहाँ पे क्यों इतना नुकसान हुआ, क्योंकि जो मोरेन था वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो अचानक से जो पानी था ना वो पूरा सिक्किम वाले एरिया में चला गया और काफ़ी डिवास्टेशन हुआ। तो यहाँ पे देख लो, ये है ग्लेशियर 1, ये है ग्लेशियर 2 आपका, ये आपका मीडियल मोरेन, ये आपका लेटरल मोरेन जो यहाँ पे डिपॉजिटेड है, और एंड में आपका टर्मिनल मोरेन। तो ये इतना डिटेल में आपको याद नहीं करना है, राइट, ये नहीं पूछेगा आपसे। फिर देखो एरिड साइकिल, ग्लेशियल साइकिल भी हमारा कंप्लीट होता है, लास्ट में हम एरिड साइकिल देख लेते हैं। तो एरिड साइकिल वैसे भी मैंने जब इंडियन ज्योग्राफी क्लास कराया था तो उसमें डिटेल में कराया हुआ है। इसमें भी आपके इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों बनते हैं। इरोजनल में आपके जनरली मशरूम रॉक जैसा फीचर वगैरह आ जाता है, और डिपोजिशन में आप पढ़ते हो बारचांस, ध्रियांश, तो ये सारे आपके डिपोजिशनल फीचर्स में आ जाते हैं। बाकी और आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहले ये देख लो एरिड साइकिल में क्या क्या प्रेजेंट है। सो बोथ वाटर एंड फ्लैश फ्लड and wind are agents of erosion here।
राइट। तो सबसे मेन एजेंट ऑफ इरोजन क्या है? विंड, क्योंकि आपको जो एरिड रीजन में लैंडफॉर्म देखने को भी मिलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसी विंड के डिपोजिशन से होते हैं, राइट। फिर देख लो बॉल्सोन्स, तो द इंटरमोंटेन बेसिन इन ड्राई रीजन्स आर जनरली नोन एज बॉल्सोन्स। तो ये सब नाम याद रखना, कब काम आ जाए आपको भी आइडिया नहीं रहेगा, राइट। फिर देख लो इरोजनल। इरोजनल में हमने देख लिया था कल ऑलरेडी, गली इरोजन, रेवाइन और बेडलैंड टोपोग्राफी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में कर रखा है, राइट। बेडलैंड टोपोग्राफी तो मैं डिस्कस करते रहता हूँ, चंबल रिवर के ऊपर, यहीं पे आपका क्या है, घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर है। उसका देख लो पलायास। पलायास क्या होता है? तो पलायस जनरली क्या होते हैं, जब आप देखते हो रेगिस्तान में जो छोटे से लेक्स प्रेजेंट रहते हैं ना, इनके चारों ओर वेजिटेशन कवर रहती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पलायस, राइट। सो दे आर स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो इनटू वाटर बॉडीज एंड दिस वाटर एक्यूमुलेट्स इन द डिप्रेशन, दिस टेम्पररी लेक्स आर कॉल्ड पलायस, राइट। तो इन्हीं का जो मिराज वगैरह का जो फिनोमेना देखते हो, तो मिराज में क्या होता है जनरली, जो आपका इंसान होता है उसको लगता है कि सामने पानी है, लेकिन वो आगे बढ़ते जाता है, लेकिन वो पानी रहता नहीं। वो जनरली क्या होता है, आपका इल्यूजन काइंड ऑफ होता है, राइट। उसी को हम बोलते हैं मिराज। मिराज होता किससे फॉर्म है? आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, राइट। तो आई होप आप लोगों को पलायास समझ आ गया होगा, एक बार रीड करोगे आपको याद भी हो जाएगा। फिर देख लो पेडिमेंट्स। तो पेडिमेंट्स क्या होते हैं? इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म। अ ट्रू पेडिमेंट इज अ रॉक कट स्ट्रक्चर एट द फुट ऑफ द माउंटेन। जो आपके माउंटेन के फुट पे जो रॉक मिलते हैं, राइट, उनको हम क्या बोल रहे हैं? पेडिमेंट्स बोल रहे हैं। फिर डिपोजिशनल में देख लो बजाड़ा। बजाड़ा हम पढ़ते आते हैं ना, एनसीईआरटी में ही आपके मेंशन है। सो बजाड़ास आर मॉडरेटली स्लोपिंग डिपोजिशनल प्लेन्स लोकेटेड बिटवीन पेडिमेंट्स एंड पलाया। तो जो आपका बजाड़ा है डिपोजिशनल प्लेन्स में आता है, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? जो पेडिमेंट्स हैं आपके और जो पलायाज है उनके बीच में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, राइट। तो उसको हम बोल रहे हैं बजाड़ा। फिर विंड रिलेटेड टू प्रोसेस में डिफ्लेशन, एब्रेजन, एट्रिशन, ये सब आप पढ़ के आते हो। एब्रेजन क्या हुआ, ये मैंने कल आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था फ्लूवियल प्रोसेस में। सेम एट्रिशन भी एक्सप्लेन किया था, एक बार जाके आप लास्ट क्लास देख लेना, आपका काम हो जाएगा। और अगर देख लिया तो रिवाइज कर लेना, राइट। और यहाँ पे कोशिश करो एक्टिव रिकॉल करने का और कमेंट में टाइप करके बताने का, क्योंकि ये सब ऑलरेडी मैंने डिटेल में कवर करा दिया आपको। फिर देख लो इरोजनल। इरोजनल लैंडफॉर्म में ब्लो आउट्स, डिफ्लेशन, हॉलो, राइट। मशरूम रॉक्स मैंने बताया आपको। मशरूम रॉक में क्या होता है, जो आपका ये रॉक पहले ऐसे था, लेकिन हवा आते आते इसको इतना इरोड कर दी कि अब ये मशरूम का शेप ले लिया, राइट। फिर जो आपका ब्लो आउट्स और डिफ्लेशन हॉलो, इसमें क्या है? हॉलोज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स बाय विंड, दे आर जनरली स्मॉल बट मे बी अप टू सेवरल किलोमीटर्स इन डायमीटर्स। तो ये पढ़ के आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर आता है आपका डेमोइसेल्स, मीन्स रॉक पिलर विच स्टैंड एज अ रेजिस्टेंट रॉक एबव सॉफ्ट रॉक बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। तो जो डेमोसेलस है उसका एग्जांपल देख लो, ये आपके ये रॉक पिलर्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। फिर देख लो ज्यूगेन। ज्यूगेन में क्या होता है? आपका विंड जो है ऐसे पैरेलली फ्लो करती है, राइट। और जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसका आपको लैटरल इरोजन देखने को मिलता है। सो ज्यूगन अ टेबल शेप्ड एरिया ऑफ रॉक फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज formed when more resistant rock is reduced at a slower rate than softer rocks around it horizontal layers। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। फिर देख लो यारदांग, राइट। तो यारदांग में काइंड ऑफ आपका चैनल टनलिंग जैसा कुछ फेनोमेना हो रहा है, रिलेटेड मिलता जुलता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को याद होगा ये सब, चैनल टनलिंग या फिर वाटर चैनलिंग भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो विंड है ये पैरेलली फ्लो कर रही है, राइट। और जो आपके साइड साइड में लेटरल इरोजन करके साइड साइड का क्या कर रही है? इरोड कर दे रही है। सो रॉक्स आर इन वर्टिकल लेयर्स, द हार्ड रॉक स्टे रेजिस्टेंस व्हाइल द सॉफ्ट रॉक गेट इरोडेड। तो जो भी सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट रहते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, वो सारे क्या हो जा रहे हैं? इरोड हो जा रहे हैं। तो यारदांग और जुयांग याद रखना, ज्यूगेन और यारदांग ये दोनों किसके टाइप है? आपके कोस्टल के, राइट। और दूसरा चीज़ ये आपके डिपोजिशनल है, राइट। फिर देख लो विंड ब्रिजेस एंड विंडोज, मीन्स पावरफुल विंड कंटिन्यूसली abrades stone lattice creating holes, sometimes the holes are gradually widened to reach the other end of the rocks to create the effect of a window, thus forming a wind window। तो इसमें वही बोल रहा है कि जो आपका विंड विंडो होता है छोटा रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसमें एयर पास होती है ओवर द टाइम तो वो क्या होता है? वाइडन हो जाता है। सो समटाइम द होल्स आर ग्रेजुअली वाइडन टू रीच द अदर एंड ऑफ द रॉक्स टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ अ विंडो, दस फॉर्मिंग अ विंडो। नाम से पता लग रहा है, आप यहाँ पे नाम से तोड़ के आप रिलेट कर सकते हो चीज़ें। तो इसमें काम क्या कर रहा है? जो आपका स्ट्रॉन्ग विंड है, पावरफुल विंडो, ये आपका विंडो फॉर्म कर रहा है, राइट। ये आपका रॉक है, यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है कि इसमें छेद कर दिया, राइट।
पहले छेद किया तो आर पार तो हुआ नहीं होगा, तो धीरे 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 करके ये बड़ा भी होते गया आपका जो रॉक में से छेद है, राइट। और ये आपका विंड ब्रिज फॉर्म हो गया। तो इसको विंडो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विंडो का काम कर रहा है। विंडो में क्या होता है, विंडो से आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वैसे रिलेट कर सकते हो। फिर इंसलबर्ग्स क्या होता है आपके, तो जैसे आप देखते हो कल हमने देखा था आइसोलेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं, अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर, ये कब होते हैं, जब इरोड हो जाता है सब चीज़ें, राइट। तो लास्ट में आपके इंसलबर्ग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बच जाते हैं। सो इट इज़ एन आइसोलेटेड हिल, नॉब रिज, आउटक्रॉप और स्मॉल माउंटेन दैट राइजेस एब्रप्टली फ्रॉम अ जेंटल स्लोपिंग और वर्चुअली लेवल सराउंडिंग प्लेन्स। फिर देख लो रिपल मार्क्स किसको कहते हैं, दीज आर इरोजनल फीचर ऑन अ स्मॉल स्केल फॉर्म्ड बाय सॉल्टेशन, राइट। तो ये सिंपल सा है, ये इतना डेफिनेशन याद करोगे आपका काम हो जाएगा। फिर देख लो डिपोजिशनल में ड्यून्स इन सितु, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, तो ये सब आप पढ़ के आए हो। लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलते हैं, जिसमें टू एंड फ्रॉम मोशन हो रहा है, राइट। वैसे ट्रांसवर्स ड्यून्स मतलब जिसमें आपका जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। तो ड्यून डिपॉजिटेड परपेंडिकुलर टू दी प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, राइट। तो समझ आ रहा है कैसे रिलेट कर रही चीज़ों को, इसको रटना नहीं है आपको बिल्कुल भी। फिर बार चांस, तो बार चांस क्या होता है आपका, जो आपके फ्लोइंग विंड होते हैं वो जाके एक जगह डिपॉजिट होते हैं, राइट, और आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो के आता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इसी को हम बोल रहे हैं बार चांस। ये आपका लीवर्ड साइड हो गया, ये आपका विंडवर्ड साइड हो गया। क्यों विंडवर्ड साइड किसको बोलते हैं, जहाँ से आपकी बारिश हो रही है, ओरोग्राफिक रेनफॉल खासकर, राइट। फिर साइड इज कॉन्वेक्स वेयर एज लीवर्ड साइड इज कॉन्केव एंड स्टीप। तो जो लीवर्ड साइड है वो आपके क्या है, कॉन्केव और स्टीप है ना, लेकिन जो आपका विंडवर्ड साइड है वो क्या है, आपका जेंटल है और कॉन्वेक्स है। तो ये चीज़ भी याद रखना, काम हो जाएगा आपके। फिर देख लो पैराबोलिक ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स में दे आर यू शेप्ड एंड आर मच लॉन्गर एंड नैरोअर देन बार चांस, द विंडवर्ड साइड इज कॉन्केव, राइट। फिर देख लो स्टार ड्यून्स हैव अ हाई सेंट्रल पीक रेडियली एक्सटेंडिंग 3 और मोर आर्म्स फॉर्म्ड व्हेन द विंड फ्लो फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन। और फिर देख लो आप लॉयस एक्सितु, डिपोजिशन ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स सोर्स फ्रॉम द डेजर्ट इन फार ऑफ लोकेशन बाय द एक्शन एंड विंड्स। तो इसमें एग्जांपल जो है आपका वो है लॉयस प्लेट्यू, राइट। तो ये इसके साथ आपका क्या होता है, लैंडफॉर्म खत्म होता है। लास्ट में मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। और आप एक बार मेयर रीडिंग करोगे वीडियो देखने के बाद तो आपका काम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो हम सीखने वाले वो है आंसर राइटिंग कैसे अप्रोच करना है। तो एक बार प्रीलिम्स नो डाउट आपके स्पेसिफिक फीचर से पूछ लिया, नहीं तो जनरली वो क्या पूछता है, लैंडफॉर्म पूछता है, या फिर ग्लेशियल एक्टिविटी से जो लैंडफॉर्म फॉर्म हुआ है उसके बारे में पूछ लेगा। तो वहाँ पे आप 3-4 मेंशन करके उनके प्रोसेस को मेंशन करके, ठीक है, और आगे पीछे सिग्निफिकेंस वगैरह लिख के आप आंसर कंप्लीट कर सकते हो। अब मान के चलो इस पे 3 क्वेश्चन आ रखे हैं पास्ट में लैंडफॉर्म पे, ठीक है। तो एक करके देखते हैं अप्रोच क्या होगा। मैं आपको पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, राइट। लेकिन आपको एक बार अप्रोच पता लग गया, शुरू में मैंने लिख के भी दिखाया था, अभी आपको क्या करना है, अप्रोच पता लग गया, ठीक है। तो आप खुद से लिख के ट्राई करो, अगर लिखा जाता हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा जाता तो आप कमेंट में टाइप करके बता सकते हो। हम फिर इसको सारा जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दिन बैठ के पूरा लाइव आंसर राइटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जैसा रिस्पॉन्ड करोगे वैसा हम आगे चीज़ों को कैरी ऑन करेंगे। तो इसमें आपको जॉट्स देखना था, जॉट्स मैंने हालांकि एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, कैसे इसको आंसर फ्रेम करना है। फिर हमने स्ट्रेट्स एंड इस्थमस को भी डिस्कस कर लिया था, इसके पिलर जनरेट कैसे करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्ट्रेट एंड इस्थमस डिफाइन करना है। फिर मैंने बताया था वर्ल्ड मैप का डायग्राम बनाओ और बता दो कहाँ कौन कौन सा स्ट्रेट है, जैसे गल्फ ऑफ हॉर्मुज हो गया, गल्फ ऑफ एडन हो गया, राइट। वैसे करा इस्थमस हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, लूजोन स्ट्रेट हो गया। तो ऐसे करके डिफरेंट जो भी स्ट्रेट्स है, डेविस, डोवर, ये सब सारे स्ट्रेट्स को आप मैप में एक मार्क करके दिखा सकते थे, या और जो करा है। तो 2 हो गया, इंट्रोडक्शन आपका और मैपिंग हो गया। फिर इसका सिग्निफिकेंस बताना है आपको इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये आप लिख देते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। उसमें आपको कैसे सोचना था, स्टेपल वाला अप्रोच लगा लो, राइट। तो स्टेपल वाला अप्रोच लगाओगे तो सोशल टर्म में, राइट, आपके टेक्नोलॉजिकल टर्म में या फिर ट्रांसपोर्टेशन टर्म में, ए से आपका एग्रीकल्चरल टर्म में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन टर्म में, उसके बाद पी से आपका पॉलिटिकल टर्म में, एल से लॉजिस्टिकल टर्म में, और ई से आपका इन्वायरमेंट या फिर इकोनॉमिकल टर्म में। अब इतने सारे पिलर्स के अराउंड आप सोचोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान चलो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हमें खासकर ध्यान देना है, तो ट्रेड में आपको पता ही है कि जो आपके स्टेट्स होते हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और ये आपके स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे भी होते हैं। तो आपके मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड ट्रेड होते हैं वो इन स्टेट के थ्रू होके जाते हैं। जैसे अगर आपको मान के चलो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करना है या फिर एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करना है, तो आपको स्टेट ऑफ मलक्का का एक्सेस चाहिए होता है, राइट। तभी आप वहाँ पे इजिली ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आपका बहुत कॉस्ट आएगा। जैसे पहले जब आपका खोज नहीं हुआ था सी रूट, है ना, तो पूरा सर्कम नेविगेट करके पहुँचते थे जो ट्रेडर्स होते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी काफ़ी लगता है, एफिशिएंसी भी घट जाती है,
राइट। लेकिन स्टेट के प्रेजेंट होने की वजह से रास्ता आसान हो जाता है। तो जो आपका सुएज कनाल है, जो वर्ल्ड ट्रेड है, राइट, उस पर डिपेंडेंट है आपके लगभग सुएज कनाल पे। इसी का अल्टरनेटिव इसलिए इसराइल जो है बेन गुरियन कनाल बना रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो स्ट्रेट और कनाल का क्या सिग्निफिकेंस है ट्रेड में। एक तो आपका कॉस्ट कम कर रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन तो कम कर ही रहा है, फिर एफिशिएंसी भी बढ़ा रहा है, राइट। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक पोजीशन होल्ड करता है, तो अगर आपके पास स्टेट का एक्सेस है या आपका कंट्री जो उसके नियर बाई है, तो कहीं ना कहीं आप एक डोमिनेंट पोजीशन में रहते हो। जैसे आपका इजिप्ट जो है डोमिनेंट पोजीशन में रहता है इन द केस ऑफ सुएज कैनाल, राइट। फिर इन्वायरमेंटल टर्म में भी सब आप लिख सकते हो। इन्वायरमेंट में जैसे मैनग्रोव को रिकॉल कर सकते हो वहाँ पे। फिर ऑयल स्पिल, ओशन पॉल्यूशन को रिकॉल कर सकते हो। और क्योंकि वो आपका डिस्टेंस कम कर रहा है तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी तो कम करेगा, तो ऐसे आप इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद अगर ऑब्वियसली बात है ट्रेड बढ़ेगा तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगा। तो ऐसे करके डिफरेंट आप पॉइंट्स जनरेट करके आप सिग्निफिकेंस में लिख दो, राइट, और कंक्लूड कर दो उसको जो भी लिखा है समराइज करके। उसमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बातें करके कि अगर हम और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे, एआई इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो जो स्टेट्स है और एफिशिएंट होंगे। और आज के डेट में हमें कुछ जो स्ट्रैटेजिक स्टेट्स है उस पर डिपेंडेंसी घटा के और अल्टरनेटिव रूट फाइंड करना चाहिए। क्योंकि जो कंट्री स्टेट के अराउंड लोकेटेड होती है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करती है। जैसे इजिप्ट जब मन चाहे वो बंद कर सकता है सुएज कैनाल को, तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंस आ जाता है। और अगर स्टेट में कुछ भी आपका वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आती है तो पूरा जो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, जो आपका ग्लोबल ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है स्टेट पे, तो कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। तो इस टाइप से आप चीज़ों को लेके कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट एंड इस्तेमस इन इंटरनेशनल ट्रेड को आपको कैसे रिलेट करना है। फिर लास्ट में आप देख लो आइलैंड फॉर्मेशन, थाउजेंड ऑफ आइलैंड फॉर्मेशन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स इन द इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्किपेलागोस। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, लेकिन पॉइंट्स अगर आपको जनरेट करना आता है तो आप ये भी आराम से लिख लोगे, राइट। तो जैसे ये 15 मार्कर्स में है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन कर दोगे आइलैंड्स क्या है और आर्किपेलागोस क्या है। फिर आप डायग्राम में ये दिखा दोगे इसको मार्क करके, है ना, वर्ल्ड मैप में। और वर्ल्ड मैप ना भी बनाना चाहो तो फिलीपींस और इंडोनेशिया को आप मैप में शो करके वहाँ पे दिखा सकते हो जो आइलैंड्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ आइलैंड, तो यहाँ पे आपको रिलेट, यहाँ पे आपको याद आना चाहिए, ठीक है, एकदम से ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद कि आपके आइलैंड कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन लिख दो, जैसे प्लेट टेक्टोनिक से फॉर्म हो सकते हैं, राइट, कोरल रीफ की वजह से फॉर्म हो सकते हैं। तो जैसे आप देखते हो ना, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो क्या है, वोल्केनिक ओरिजिन का है। और जो आपका लक्षद्वीप है वो आपका कोरल आइलैंड है। उसके बाद वैसे ही आप ट्रांसग्रेशन से भी, रिग्रेशन या ट्रांसग्रेशन से भी आपका क्या होता है, आइलैंड फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन आपको पता लग गया, फॉर्मेशन लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, राइट। अब आपके पास पॉइंट्स कम पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 250 वर्ड्स है। तो अब क्या लिखोगे, आपने इंट्रो लिख दिया, आपने डायग्राम बना दिया, आपने फॉर्मेशन का लिख दिया कि किन किन तरीकों से, कितने टाइप के आइलैंड होते हैं और किन किन तरीकों से फॉर्म होते हैं। अब आपको और पेज भरना, मान के चलो अभी आपका एक पेज बच रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, सिग्निफिकेंस लिख दोगे, राइट। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हम खुद से पॉइंट ला देंगे क्योंकि वर्ड्स लिमिट तो पूरी करनी है। तो सिग्निफिकेंस में आप आइलैंड का सिग्निफिकेंस बता दोगे, राइट। तो इसमें भी वही स्टेपल वाला अप्रोच लगा सकते हो आप, या जो भी आपको अप्रोच आता है वो लगा के सिग्निफिकेंस में 2-4 पॉइंट लिख के और लास्ट में कंक्लूड कर देना, राइट। तो आई होप आप लोग को इसका आइडिया लग गया होगा कि कैसे आंसर को प्रोसीड करना है। और आप कोशिश करो, है ना, खुद से लिखने का। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करो। अभी तो कोई कमेंट कर नहीं रहा है तो हमें लग रहा है कि सबको समझ आ रहा है अच्छे से। अगर मान के चलो नहीं आता है, अगर अभी भी दिक्कत आएगी तो अलग से ये सारे क्वेश्चन को मैं लिखवा दूंगा आपको वीडियो बना के, ठीक है। तो अभी के लिए आपका होमवर्क है, बाकी 2 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में भी, और आज भी बता दिया आपको कैसे करना है ये दोनों को। और ये लास्ट बचा था आपका, ठीक है, 10th आइलैंड फॉर्मेशन का, और ये आपके न्यूमोनिक्स में भी दे रखा है, राइट। तो सर के द्वारा जो फिजिकल ज्योग्राफी का न्यूमोनिक्स बनाया गया है उसमें ये थीम कवर्ड है, राइट। तो अगर आप न्यूमोनिक्स भी याद कर लेते हो इससे रिलेटेड तो आप आराम से लिख लोगे आंसर। 10-15 पॉइंट तो आराम से आपके हाथ में रहेंगे। तो यही अप्रोच होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, पिलर्स जनरेट करो, आंसर लिखो, और जहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप न्यूमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो, है ना। जहाँ जो कॉन्सेप्ट एकदम समझ ही नहीं आ रहा है और लग रहा है कि ये तो याद ही नहीं हो सकता तो न्यूमोनिक्स के थ्रू याद कर लो। तो सॉल्यूशन हमेशा रहता है ना। हमें प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना, हमें सॉल्यूशन की तरफ देखना है। तो इसी के साथ जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन है ये खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैंने कोशिश किया जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड जितने भी थीम्स है कवर कराने का, क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड था, इसीलिए हमने स्पेसिफिक डिटेल पे फोकस ना करके हमने एनालिटिकल पार्ट पे फोकस किया। तो फाइनली आज हमारा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन शुरू करेंगे
वो ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, राइट। उसमें हम रिसोर्सेस वगैरह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फीडबैक अपना ज़रूर देना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर मेंस। जय हिंद।